नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो बेसिकली आपको पता ही है कि यहाँ पर हमने इंडियन मेडिकल हिस्ट्री की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है। तो अब तक उसके अंदर जो हमारे 8 लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर कोई बच्चा उनको जाके देखना चाहता है तो वो देख सकता है। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने मुगल सल्तनत को स्टार्ट कर दिया था। तो मुगल सल्तनत में हमने देखा था कि बाबर ने कैसे उसको एस्टेब्लिश कर दिया था मुगल सल्तनत को। और बाबर के बाद उनका जो बेटा है हुमायूं, वो आपका पावर के अंदर आता है। 10 साल तक वो रूल करता है, लेकिन उसके बाद शेरशाह सूरी आता है और शेरशाह सूरी इसको बैटल ऑफ चौसा के अंदर हरा देता है। और हराने के बाद आपका जो हुमायूं है वो आपका पर्सिया चला जाता है, जो आज का प्रेजेंट डे ईरान है। अब ये अगले 15 साल तक आपका वहीं पर रहेगा और फाइनली वहां से इनके जो शाह होते हैं पर्सिया के, वो इनकी हेल्प करते हैं। और इनकी हेल्प के बाद वो क्या होता है, 55 के अंदर आके 1455 के अंदर आके 1555 के अंदर आके ये आपका दोबारा से इंडिया के अंदर अपना जो रूल है उसको एस्टेब्लिश कर देता है। अब 55 के बाद 56 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सिर्फ 1 साल के लिए ये यहाँ पर रूल कर पाता है। अब जैसे ही इनकी डेथ होती है 1556 के अंदर, तो इनका बेटा है अकबर, उसको राजगद्दी पे बैठा दिया जाता है। और जिस टाइम पे अकबर राजगद्दी पे बैठता है उस टाइम पे उसकी उम्र थी 13 साल 6 महीने। सिर्फ आप बोल सकते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका 14 साल का ही था वहां पे। और अगले मतलब कि 1605 तक आप देख सकते हो लगभग 50 साल तक अब क्या करेगा, बाबर यहाँ पे रूल करेगा इंडिया के ऊपर। तो आप बोल सकते हो कि जो भी मुगल सल्तनत आप पढ़ोगे तो इनके सबसे जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं वो आपके अकबर हैं। तो इनसे रिलेटेड आपने अब तक अगर प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर अपने उठा के देखे होंगे, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर हमारे जो क्वेश्चन है वो मोस्टली आपके अकबर से ही पुट किए गए हैं। तो अब देखते हैं अकबर के बारे में। तो सबसे पहले तो देखो, आपको मैं एम्पायर बता देना चाहता हूँ। ये आपको जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सारा का सारा ब्लू कलर का यहाँ पे कहाँ पे था, ये था आपका हुमायूं के अंडर में। सारा का सारा ये था आपका हुमायूं के अंडर में। जब अकबर आपका आता है तो जो आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, जैसे आपका गुजरात का रीजन हो गया, नीचे आपका ये सारा दक्कन का रीजन हो गया, इस साइड आपका बंगाल वाला रीजन हो गया, असम वाला रीजन हो गया, तो इन सभी को जीत के अकबर ने क्या किया था, मुगल सल्तनत के अंदर ऐड किया था। और अब आप बोल सकते हो कि जो पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया हो गया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया, वो सारा का सारा आपका क्या है, अकबर के अंडर में। तो 1605 में आपको पता है अकबर गद्दी से उतर जाता है। तो जिस टाइम पे अकबर गद्दी से उतरता है तो उस टाइम पे जो इंडिया का आप बोल सकते हो कि मोस्टली जो रीजन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद जो आपके जहांगीर आते हैं, उन्होंने आपका जो साउथ वाला रीजन है इसको भी अपने अंदर ऐड कर लिया था। तो ये आप मोस्टली अब जो एम्पायर है इसको देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, कहाँ हमारा मतलब कितना कितना रीजन वो कैप्चर करेगा। अब इसने जितने भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए या जो इसके अंदर इसके टाइम पे जितने भी रिबेलियन हुए, जितने भी विद्रोह हुए अकबर के, तो वो सारे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अकबर से। तो अकबर के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि इनकी जो माँ का नाम है वो है आपका हामिदा बानो बेगम। और ये आपके उमरकोट, उमरकोट वाला सेम ये आपका वही रीजन है जो आपका अगर हम बोले तो ईरान के अंदर ही है ये आपका। तो 40 के अंदर याद करो, 40 के अंदर यहाँ से भाग के चला गया था, तो यहाँ पर इनका क्या होता है, जन्म होता है। और 1556 में जैसे ही आपकी हुमायूं की डेथ होती है तो इनको राजगद्दी पे बिठा दिया जाता है। कोरोनेशन का मीनिंग क्या होता है, ताजपोशी करना। तो राजगद्दी पे बिठाना या उसको ताज पहना देना, तो दैट वर्ड इज नोन एज योर कोरोनेटेड। ठीक है। तो 14 साल की उम्र में इनको राजगद्दी पे बिठा दिया गया। और ये उस टाइम पे कलानौर के अंदर थे। ये कलानौर आपका बेसिकली कहाँ पे है, जो आपका पंजाब है, जो पाकिस्तान का पंजाब है और जो इंडिया का पंजाब है। तो जो इंडिया वाला पंजाब है ना, जो बॉर्डर है बिल्कुल, उस इंडिया वाले पंजाब के अंदर ये आपका लाई करता है कलानौर, अगर आप इसको जाके देखोगे तो। और ये आपका किसके द्वारा किया जाता है, ये इनके एक आर्मी जनरल थे जिनका नाम है बैरम खान। तो इनका नाम आप जरूर सुना होगा। तो बैरम खान को ये क्या है, अपने फादर के तौर पे ही मानते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे और इनकी बहुत ज्यादा इज्जत ये यहाँ पे करते थे। तो ठीक है। अब जैसे ही आपका बैरम खान इसको राजगद्दी पे बिठाता है, तो आपने हेमू, इसका नाम याद रखो, ये आपका क्या था, शेरशाह सूरी के टाइम पे याद होगा आपको, वहां पर हिंदू मर्चेंट था और इसको शेरशाह सूरी ने क्या किया था, अपने टाइम पे इसको अपना वजीर बनाया था। तो जैसे इसको लगता है कि हाँ हुमायूं मर गया है, हुमायूं के मरते ये क्या करता है, आगरा के ऊपर कब्जा कर लेता है। अब आगरा के ऊपर कब्जा करता है तो जो बैरम खान है वो अकबर के अंडर में ही क्या करता है, इसे लड़ाई के लिए जाता है। और देखो आपकी किस्मत ही बोल सकते हैं हम इस चीज को,
यहाँ पर हेमू है वो ऑलमोस्ट इस लड़ाई को जीतने वाला ही था, लेकिन पता नहीं कहां से एक तीर आके उसकी आंख पे लगता है और आंख पे लगने के बाद वो अपने हाथी से नीचे गिर जाता है और ये लड़ाई है आपके वो बैरम खान है वो जीत जाते हैं। तो आप बोल सकते हो लक है वो, देखो कितना ज्यादा आपका अकबर के साथ था। अगर ये यहीं पर ये लड़ाई हार जाता बैरम खान, तो आप समझ सकते हो मुगल सल्तनत के आगे क्या हालत होने वाली थी। लेकिन एक तीर की वजह से देख लो पूरे की पूरी जो मुगल सल्तनत है वो आपकी कहां से कहां तक पहुंच जाती है आपकी। ठीक है, अब इसके बाद उसको हेमू को मार दिया जाता है यहाँ पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। तो ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई है आपकी बैरम खान और हेमू के बीच में। बट बैरम खान किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके अकबर को ही। अकबर तो वहां पे 13 साल का ही है, तो ये तो लड़ाई में जाता नहीं है। लेकिन अगर आपने एक मूवी आई थी आपकी जोधा अकबर, ये देखो अगर आपने इसका पोस्टर देखा होगा ऋतिक रोशन की, तो वहां पर स्टार्टिंग में जब ये लड़ाई दिखाई जाती है तो बैरम खान क्या करता है, बेशक तू 13 साल का हो लेकिन मतलब कि आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होगा अपनी उसके लिए कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको इसको मारना ही होगा। और वहां पर मूवी के अंदर ही दिखाया गया है कि उसको जो मारता है ना वो अकबर ही मारता है, वो उसको बंदी बना के ले आता है और अकबर के हाथों से उसको मरवाता है। तो ये अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपने जरूर देखा होगा वहां पे। फिर उसके बाद अब इसने देखो दिल्ली को कैपिटल नहीं बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो अकबर के टाइम पे अगर आप याद रखोगे, और ये क्वेश्चन आपसे 2-3 बार पूछा भी गया है, तो अकबर के टाइम पे जो आपकी आगरा थी वो आपकी कैपिटल थी मुगल सल्तनत की, ना कि दिल्ली। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रख सकते हो। बहुत बढ़िया होगा और कंफ्यूजिंग भी है, आपको लगेगा कि इसका आंसर दिल्ली होगा, मोस्टली बच्चे इसको दिल्ली करके आएंगे, तो यहाँ पर याद रखना ये आपकी आगरा है। अब उसके बाद देखो 56 से लेके आपका जो 60 तक है, टोटल आपके कितने साल हो गए? अगले 4 साल तक। और अकबर यहाँ पे कितने साल का हो जाएगा? 18 साल का हो जाएगा। तो अगले 4 साल तक ये अब क्या करता है, बैरम खान ही इसको मतलब कि जो राज प्रतिनिधि बन के, मतलब कि मेनली राजा के जितने भी काम है ना मोस्टली आपके बैरम खान ही करता है, इससे वो इतने ज्यादा काम नहीं करवाता है। और 1960 में जब आपका अकबर 60 में तो नहीं है, आई थिंक 71 के अंदर, अब देखो यहाँ पर बहुत से आपके रिबेलियन भी होते हैं 61 से लेके 67 के टाइम पे। और वहां पर क्या होता है, अकबर को जो राजगद्दी के ऊपर ऑटोमेटिकली बिठा दिया जाता है जब ये 18 साल का हो जाता है। तो अगले 7 साल तक आपके बहुत से आपके यहाँ पर विद्रोह होंगे, तो उन सभी विद्रोह को अकबर क्या करता है, यहाँ पे दबा देता है। और 1971 के अंदर, 1971 बोल रहा हूं मैं, 1571 के अंदर आप समझ सकते हो अकबर की एज यहाँ पे हो जाएगी लगभग आपकी 30 साल के आसपास। तो अब 71 के अंदर इसको क्या बोलता है बैरम खान को कि अब आप रिटायर हो जाओ। रिटायर होने के बाद या तो आप मक्का चले जाओ, या वो देखो आगे भी आपकी कहानी आएगी वो बताऊंगा वहां पे आपको। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा अकबर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आपका मालवा रीजन, अगर आप मैप में देखना चाहते हो तो ये देखो आपका सारा का सारा ये है आपका मालवा रीजन, ये कर लिया इसने कैप्चर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गोंडवाना, ये भी नीचे सेम वही दक्कन के अंदर है। चित्तौड़गढ़ ये आपका मेवाड़ के अंदर है। तो सबसे ज्यादा जो अकबर को मतलब कि जो मेनली जो अपोजिशन मिलती है वो आपकी चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ से मिलती है। और मेवाड़ के राजा होते हैं राणा उदय सिंह। अब ये देखो सेम वही मेवाड़ है। अगर आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा होगा तो यहाँ पे पहले कौन था, राणा रतन सिंह। तो वो आपके राणा ही आपके पावर में थे, लेकिन वो क्या थे, रतन सिंह थे, पद्मावती के जो हस्बैंड थे जिन्होंने शाहिद कपूर का रोल प्ले किया है वहां पे उस मूवी के अंदर। तो सेम वही, अब वो क्या है, डायनेस्टी वही राणा वाली चलती आ रही है ये आपकी। अब उसके बाद ये कौन है, ये आपके राणा उदय सिंह है, ये आपके पावर में आ जाते हैं। फिर राणा उदय सिंह के बाद इनका बेटा है जो आपका महाराणा प्रताप, वो आपका पावर में आ जाता है। तो ये लड़ाइयां आपकी ऐसे ही चलती रहेंगी। बट फाइनली मतलब कि हल्दी घाटी की जो लड़ाई होती है तो वहां पे महाराणा प्रताप को यहाँ पे हरा दिया जाता है। और हराने के बाद आपका क्या है, ये बोला जाता है कि मेवाड़ को भी अब क्या है मोस्टली को कैप्चर कर लिया। लेकिन महाराणा प्रताप सिंह है वो वहां से बच के निकल जाता है। और बाद में वो क्या करता है, गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू आपके मुगल एम्पायर को बहुत ही ज्यादा दिक्कत है वो आपकी देता रहेगा। उसके बाद रणथंभौर को आपका हाडा चौहान थे यहाँ पे रूलर, इनको 1968 में आपका कैप्चर कर लिया था। 72 में आपका जो गुजरात है, गुजरात को कैप्चर कर लिया था। और गुजरात के अंदर आपके मिर्जाज का रूल होता था। और गुजरात को रूल करने के बाद अकबर ने ये बोला था कि ये है, आप बोल सकते हो कि इंडिया का उस टाइम पे सबसे वेल्दी स्टेट होता था। वेल्दी स्टेट क्यों होता था, क्योंकि गुजरात है वो आपका सी बाउंड्री को टच करता था। और सी बाउंड्री की वजह से जो अरब रीजन है आपका, अरब हो गया आपका, पर्शिया हो गया, तो इनके साथ इसका व्यापार है ना वो बहुत ज्यादा था आपका। तो इसी वजह से जब इसको कैप्चर किया तो उसी खुशी में इसने आपका जो फतेहपुर सीकरी के अंदर इसका जो महल था वहां पे इसने बुलंद दरवाजा बनवाया। ये देखो आप बुलंद दरवाजा देख सकते हो यहाँ पे। तो ये बुलंद दरवाजे की आपकी पूरी है, ये देखो चारों तरफ इसकी मतलब की दीवार बनी हुई है महल की। आप अगर इसको फिगर को थोड़ा और ज्यादा बड़ा करके देखोगे तो पीछे इसका पूरा का पूरा आपका महल है। ये सिर्फ उसका एंट्री गेट है आपका महल के अंदर, फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है,
अब हम बात करते हैं उसके बाद 1574 में इसने बिहार को कैप्चर किया, 75 में बंगाल को, 81 के अंदर काबुल को, 89 के अंदर आपका कश्मीर को और 1601 के अंदर इसने कंदेश को कैप्चर कर लिया था। तो ये आप देख सकते हो जितने भी इसने रिबेलियन है अपने टाइम पे, जो भी इसके नोबल के द्वारा किए गए, इसके जो छोटे भाई थे उनके द्वारा किए गए, गवर्नर के द्वारा किए गए, तो सभी रिबेलियन को इन्होंने अच्छे से सप्रेस किया। और देखो कितनी ज्यादा लड़ाइयां हुई है इसके टाइम पे, मोस्टली इन्होंने सभी को जीता है वहां पे। तो आप बोल सकते हो कि अकबर है वो आपके एक मिलिट्री जीनियस थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनकी सबसे जो बढ़िया पॉलिसी थी ना, आप बोल सकते हो कि मुगल हिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका टर्निंग पॉइंट था वो था राजपूत पॉलिसी इनकी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि किसी मुस्लिम रूलर ने क्या किया था, आपका मुस्लिम रूलर ने आपका राजपूत के साथ विवाह कर लिया था, राजपूत प्रिंसेस के साथ। और ये आपके आमेर के राजा थे बारमेल, तो इनकी लड़की थी जिनका नाम था आपका जोधा। आप ये देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ऐश्वर्या राय ने ये रोल प्ले किया है जोधा अकबर के अंदर। तो इनकी इससे शादी कर ली। अब शादी करने के बाद आप बोल सकते हो कि आधे से ज्यादा तो अब आपके जो मोस्टली जो आपके राजपूत रूलर हैं, आप याद करो 700 ईस्वी के अंदर जिस टाइम पे आपका इस्लाम है वो आपका इंडिया के अंदर एंट्री करना चाहता है, तो 700 से हम कहां पे आ चुके हैं, हम आ चुके हैं 1500 के अंदर। तो 800 साल आपके हो चुके हैं, लेकिन राजपूत रूलर हैं वो आपके देखो कितने इंपॉर्टेंट इन 800 सालों के अंदर आपको इस रीजन के अंदर देखते हुए मिले हैं। तो आप समझ सकते हो, ठीक है वो एक अलग चीज है, ये ज्यादा रूल कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि इनके अंदर जो दूरदर्शिता की कमी थी। ये सारे के सारे एक होके कभी भी मिलकर लड़ नहीं पाए। अगर ये आपस में अपना ही राजा बनाते तो मैं कह सकता हूं कि इंडिया के ऊपर इन्हीं का राज होता। लेकिन ठीक है, अपनी इनके आपस में कुछ मतलब कि वो जो आप बोल सकते हो आन बान श्यान, तो एक दूसरे के अंडर में ये नहीं करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट रह के इन्होंने राज किया। और यहाँ पर इनके बहुत इंपॉर्टेंट इतने बढ़िया रूलर इन्होंने यहाँ पे पैदा किए हैं। अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे तो बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी कभी, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, तो राजपूत ने अब इनका क्या किया, अगली 4 जनरेशन तक इनको सर्व किया मुगल को। 1500 के अंदर इनसे शादी हुई, 1500 के बाद आपकी 1600 ईस्वी, 1600 के बाद आपकी 1700 ईस्वी और 1700 के बाद आपकी 1800 ईस्वी। अब 1800 के बाद आपको पता है बहादुर शाह जफर लास्ट में आपका 1857 की क्रांति के बाद बिल्कुल कमजोर हो गया था। तो वहां पर आप बोल सकते हो तो अगली 4 जनरेशन तक ये आपका क्या करता है, इनकी सेवा करता है। अब जनरेशन यहाँ पर बेसिकली मतलब कि मैं यहाँ पे दशक से नहीं बता रहा, अगली 4 जनरेशन का मीनिंग है अकबर का बेटा, उसके बेटे का बेटा और उसके बेटे का बेटा। तो आप बोल सकते हो जहांगीर के टाइम तक इन्होंने क्या किया है, उनका अच्छे से उनको सर्व किया, ठीक है। और यहाँ पर उनके जो मोस्टली जो आपके राजपूत रूलर हैं वो आपके मिलिट्री जनरल तक पोस्ट तक भी वो क्या हुए हैं, उनको प्रमोशन मिला है। अब इनमें इंपॉर्टेंट आपके एक तो है राजा भगवान दास और दूसरे हैं आपका राजा मान सिंह। तो ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको सीनियर पोजीशन मिली आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और इस पॉलिसी की वजह से जो मोस्टली आपके राजपूत स्टेट थे ना, उन सभी ने अकबर को सबमिट कर दिया कि ठीक है जी अब हम भी आपके अंडर में ही रहेंगे। और अकबर भी देखो इनको लेके मतलब कि जो राजपूत पॉलिसी थी उसके लिए बहुत ही ज्यादा लीनियंट थे। लीनियंट कैसे थे, जो भी इनकी रिलीजियस आपकी टॉलरेशन थी, रिलीजियस ये मतलब कि अगर अपने किसी खुद के भगवान की पूजा करना चाहते हैं, अपनी माता काली की या जो भी इनका जो आपका हर जो धर्म के अंदर आपका क्या होता है, एक भगवान होता है जिसकी आप पूजा करते हो, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था, उसके लिए इनको छूट थी बिल्कुल। इनके ऊपर जितना भी जो पिलग्रिम टैक्स लगता था उसको इन्होंने रिमूव कर दिया, जजिया टैक्स लगता था उसको बाद में रिमूव कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि अकबर कितने ज्यादा यहाँ पे लीनियंट थे राजपूत के लिए। अब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। तो आपको बताया ही था ऊपर चित्तौड़गढ़ के अंदर जो मेवाड़ रीजन है वहां से आपके क्या थे, महाराणा उदय सिंह थे। वो आपके अकबर के एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने सिर्फ मेवाड़ को छोड़ के सभी राजपूत ने तो क्या कर दिया था, उसको अकबर के आगे अपनी हार स्वीकार कर ली थी, अकबर को ही अपना राजा मान लिया था। लेकिन जो महाराणा उदय सिंह हैं उन्होंने नहीं माना था। और उदय सिंह के बाद उनके बेटे जो आपके महाराणा प्रताप सिंह आपके पावर में आते हैं, इन्होंने भी नहीं माना था। तो ये दो आपके अब क्या करते हैं, अकबर के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। और महाराणा प्रताप के बारे में तो आपने बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी। इनकी जो हाइट है वो ये बताई जाती है, इनकी हाइट थी आपकी 7 फुट 10 इंच के आसपास, या पता नहीं 7.5 फुट के आसपास आप बोल सकते हो। तो 7.5 फुट आप ऑन एंड एवरेज आज आपके दिन मतलब कि जो हमारे यहाँ पे हाइट मिलती है इंडिया के अंदर वो आपकी होती है 5.7 या 5.8, ये आपकी नॉर्मल हाइट है। अगर कोई बंदा 6 फुट का भी हो जाता है तो आप बोलते हो कि देखो कितना ज्यादा लंबा है। और आप इसको तो समझ सकते हो ये क्या है आपका 7.5 फुट का। तो उससे आप समझ सकते हो इनका जो वेट था वो था आपका 110 केजी। तो देखो वेट भी कितना ज्यादा था, तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी थे। और ये बोला जाता है ये जब अपने जो आपका कवच पहनते थे, अपना जो भाला लेके चलते थे और तलवार लेके चलते थे, तो ये सारा जो वजन मिला के इनका लगभग मतलब कि 280 के आसपास या 250 के आसपास आपका वो हो जाता था। ये बोलते थे 3 क्विंटल का हो जाता था।
और इनका जो घोड़ा था, घोड़े का नाम आपने चेतक जरूरी सुना होगा। फाइनली चेतक क्या होता है, हल्दी घाटी की लड़ाई से जब ये बच के वहां से भागते हैं, वहां से तो नहीं, उसके बाद जब ये आपका क्या होता है, 21 फुट का मतलब कि कोई वो नहर बताई गई है, नहर या आपकी नदी है, तो उससे कूदते हुए क्या होता है, वो कूद नहीं पाता है, तो वहां पे चेतक और आपके जो चेतक की डेथ हो जाती है। इनका एक हाथी भी था जिनका नाम आपका राम प्रसाद है। जब आपका हल्दी घाटी की लड़ाई होती है ना, तो हल्दी घाटी की लड़ाई में आपके राम प्रसाद को यहाँ पे कैदी बना लिया जाता है और अकबर इसको क्या करता है, अपने आगरा में ले जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि वहां पर इसने 18 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, राम प्रसाद जो आप हाथी है आपका, और फाइनली आपका इसकी मृत्यु हो जाती है वहां पे। तो आप समझ सकते हो, देखो मतलब कि जितने भी उसके घोड़े हो गए या आर्मी के लिए जो हाथी हैं, वो भी उसके कितने ज्यादा वफादार थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं राणा उदय सिंह की। तो उदय सिंह ने क्या किया था, सबमिट नहीं किया था, और उदय सिंह को वो क्या करता है, मार देता है फाइनली। उसके बाद उसका बेटा महाराणा प्रताप सिंह आपका रूल करता है। तो इन्होंने आपके मुगल को इतना ज्यादा परेशान किया आगे आने वाले टाइम पे जितना भी है, तो इसको मतलब कि आप बोल सकते हो ना तो कभी महाराणा प्रताप ने हार मानी और ना कभी मुगल ने हार मानी। तो पहले तो आपकी चित्तौड़गढ़ जो किला था इनका, उसको तो ठीक है इन्होंने हार दिया। अब हारा भी कैसे, ये बोला जाता है कि मुगल आर्मी इसके चारों तरफ आके बैठ गई है, चित्तौड़गढ़ किले के चारों तरफ, ये बीच में आपका किला है। अब यहाँ से क्या है, जो बाहर से इनका जो राशन पानी था वो आपका क्या हुआ, आना बिल्कुल बंद हो गया। तो अगले आप बोल सकते हो कि लगभग 6 महीने तक ऐसा ही सेम सिचुएशन आपकी स्टेलमेट बनी रही। और फिर फाइनली जो इन्होंने अंदर से आपकी क्या हुआ, बाहर आके फाइनली लड़ाई करनी पड़ी, और लड़ाई करते हुए आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे ये हार जाते हैं और चित्तौड़गढ़ के किले पे आपका क्या होता है, मुगलों ने रूल कर लिया। उसके बाद दूसरी इनकी लड़ाई होती है हल्दी घाटी, जो आपकी बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब इसको हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है आपको बता देता हूं। जो ये हल्दी घाटी रीजन है, यहाँ पर ये बोला जाता है बहुत सी पहाड़ियां हैं, और उन पहाड़ियों का जो कलर है ना, वो आपका क्या होता है, येलोइश कलर है। और येलो कलर आपका किसका होता है, हल्दी का, टर्मरिक जो आपकी होती है। तो इसीलिए इस जगह का नाम आपका क्या है, हल्दी घाटी। अब चित्तौड़ में इसने जो आपके महाराणा प्रताप सिंह हैं, इन्होंने इस जगह को चुना तो क्यों था, क्योंकि यहाँ पर देखो इस साइड भी पहाड़ी होगी, इस साइड भी पहाड़ी होगी, और बीच में इन्होंने सोचा कि हमारी जो आर्मी है उसकी स्ट्रेंथ थी इनके लगभग 20,000 के आसपास, 20 से लेकर 22,000 बताते हैं, और मुगल आर्मी की स्ट्रेंथ थी यहाँ पे 80,000। तो देखो इनसे 4 गुना आप बोल सकते हो। तो इन्होंने बोला कि अगर हम बिल्कुल डायरेक्टली करेंगे तो ये हमारे को चारों तरफ से घेर के बहुत बुरी हालत कर देंगे। तो इन्होंने हल्दी घाटी की जगह को महाराणा प्रताप ने चुना ही इसलिए था कि यहाँ पर आपने 300 मूवी देखी होगी, एक इंग्लिश मूवी है हॉलीवुड की, अगर किसी बच्चे ने देखी है तो वो तो समझ पा रहा होगा कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो आप देख सकते हो, यहाँ पर भी पहाड़ी होगी, इस साइड भी आपका, दूसरी साइड भी आपकी पहाड़ी होगी है। तो अब ये क्या है, आपको सामने से लड़ाई करनी होगी, तो जगह आपको बहुत कम मिल रही है। तो इससे आपके जो 20,000 सैनिक हैं वो भी आपके बहुत बढ़िया से यहाँ पे लड़ाई कर पाएंगे। लेकिन फाइनली क्या होता है, आपका जो हल्दी घाटी के टाइम पे आपका क्या होता है, घोड़े से गिर जाते हैं आपके महाराणा प्रताप सिंह, और वहां पर इनको क्या होता है, यहाँ से भागना पड़ता है, और इनकी जगह पे एक दूसरा रूलर है, वो इनका जो कवच और आपकी तलवार और भाला उठा लेता है। अब मुगल तो ये सोचते हैं कि हमने उसको पकड़ लिया, बंदी बना लिया, लेकिन जब वो कवच और वो आपका उतरवाते हैं तो वो देखते हैं कि वो महाराणा प्रताप नहीं होते हैं, वो दूसरे पर्सनैलिटी होते हैं, तो उनको वहां पे मार दिया जाता है, और महाराणा प्रताप इस लड़ाई से यहाँ से बच के निकल जाते हैं अपनी जान बचा के। और बाद में ये बोला जाता है कि यहाँ से लड़ाई से बचने के बाद उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर के दौरान, गुरिल्ला का मीनिंग क्या है, आप छुप के बैठ जाओ, जैसे ही दुश्मन को आप देखोगे आप उसके ऊपर अटैक कर दो। तो इन्होंने गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू आपका क्या हुआ, मुगलों को आगे आने वाले बहुत टाइम तक परेशान किया। और अगर कोई पूछे कि महाराणा प्रताप की डेथ कैसे हुई, तो डेथ के बारे में इनका ये बोला जाता है कि ये कहीं पर शिकार करने के लिए गए हुए थे, और ये अपने जो धनुष के ऊपर जो आपकी मतलब कि ये प्रत्यंजियां नहीं चढ़ाई जाती है, जो रबर वाला हिस्सा होता है, एक तो आपका ये तो लकड़ी का हिस्सा होता है, तो इसको चढ़ाते हुए पता नहीं क्या गड़बड़ हुई, तो इसको चढ़ाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे इनकी जो डेथ है वो हो गई है। तो ये इनकी डेथ का रीजन है। अब यहाँ पर देखो हल्दी घाटी की जो लड़ाई है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जो आपकी राजस्थान गवर्नमेंट है, आपको पता तो है ही, मेवाड़ आपका राजस्थान के अंदर पड़ता है आपका, तो एनसीईआरटी की जो बुक है वहां पर ये बताया जाता है कि जो हल्दी घाटी की लड़ाई में आपके जो मुगल हैं वो आपके विनर होके आए। तो विनर तो आप देख ही सकते हो, बट जो आपके अगर हम बात करते हैं, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी अभी अपनी जो मतलब की राजस्थान गवर्नमेंट की जो बुक आती है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो वहां पर तो क्या बताया जाता है कि मुगल ने यहाँ पर हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद आपके राणा प्रताप का जो मोस्टली मेवाड़ का एरिया उसको उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो एक हिसाब से देखा जाए तो विनर कौन है, यही है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट ने ये बोला था पिछले साल ही, जब आपकी महाराणा प्रताप जयंती थी, ये आपकी लगभग जून के अंदर आती है, डेट तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है,
जून के अंदर पता नहीं 6 जून या आपकी 7 जून को आती है, आप ये एक बार कंफर्म कर लेना, ये मेरे को याद नहीं है, बट जून के अंदर आती है। और पिछले साल 2021 की जो जून थी वहां पर इनकी जयंती के ऊपर राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या लिखा कि अपनी जो उनकी जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जो आपकी बुक आती है, उन्होंने वहां पे ये बोल दिया कि जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी वहां पर महाराणा प्रताप आपके हारे नहीं थे, लड़ाई जीते ये थे, लेकिन मुगलों की आर्मी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी थी, उन्होंने ज्यादा एरिया कैप्चर कर लिया। तो इसका मीनिंग ये नहीं कि लड़ाई हार गए थे। और आपको एनसीईआरटी के अंदर क्या पढ़ाया जाता है कि यह हार गए थे, तो अब आप खुद समझदार हो, आप देख सकते हो। देखो जो मोस्टली एरिया है वो कैप्चर यहाँ पे किया था, लेकिन आप इसको एज ए स्टेलमेट भी मान सकते हो। ज्यादा एरिया उन्होंने कैप्चर किया मुगल ने, तो इसीलिए मुगल को विनर पढ़ते हैं। या जो आपकी राजस्थान गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग जो चल रही है, तो आप ये कहानी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपने देख लिया यहाँ का जो मोस्टली एरिया है उसको तो कब्जा कर ही लिया था, आपका कैपिटल मेवाड़ के ऊपर भी कब्जा कर लिया था मुगलों ने। और उसके बाद फिर आपका, लेकिन इसने अभी भी फुल्ली सबड्यू नहीं किया अकबर के सामने। और आप आगे की कहानी पढ़ सकते हो, गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू ये क्या करता है, आपकी राणा आर्मी है जो आपकी वो मुगलों को यहाँ पे परेशान करती रहेगी। अब हम बात करते हैं, तो इनकी जो पॉलिसी थी ना, जो रिलीजियस थी, धर्म के प्रति, ये आपके बहुत ही ज्यादा आपके लीनियंट थे। आप इसका रीजन समझ सकते हो कि सबसे पहले तो आपके जो सूफी संत हैं सलीम चिश्ती, ये उनके कांटेक्ट में आ गए थे। उसके बाद इनके जो टीचर थे अब्दुल लतीफ, ये उनसे भी क्या है बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो ये धर्म को लेके बहुत ही ज्यादा लीनियंट थे। इन्होंने जितने भी पिलग्रिम टैक्स थे वो हटा दिए थे आपके सारे के सारे, जजिया टैक्स था आपका वो हटा दिया था। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक शेख मुबारक एसोसिएशन बनाई, और उसके अंदर इनके 2 तो बेटे थे, एक तो आपका, और बाकी 2 ये आपके नवरत्न है। अब आपको अगर मैं बताना चाहूं यहाँ पे, जो आपका अबू फजल है, ये आपके बैरम खान के ही बेटे हैं। बैरम खान के बारे में पढ़ा था ना, जो इनका आर्मी जनरल था, तो उनके बेटे हैं ये आपके, ठीक है। और ये आपके दोनों के दोनों अकबर के नवरत्न थे। तो यहाँ पर ये क्या है आपका, इन्होंने शेख मुबारक भी बनाया, ये भी आपका क्या है धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा लीनियंट होकर बनाया। पिलग्रिम टैक्स को हटा दिया, जजिया टैक्स को हटा दिया। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो जो इनकी हिंदू वाइफ थी जोधा, तो उनको अपने खुद के महल के अंदर ही, जो उनका खुद का जो गॉड है, अगर वो अल्लाह की पूजा नहीं करना चाहते हैं, तो अपने अगर गॉड की पूजा करना चाहते हैं, तो यहां तक इन्होंने उसके लिए भी अलाउ कर रखा था, ठीक है। उसके बाद ये बोला जाता है कि ये आपके पोइज मुस्लिम थे स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब इनकी जो अर्ली लाइफ थी। पोइज का मतलब क्या है, धर्मनिष्ठ, की 5 टाइम पे नमाज पढ़नी है, या जो भी मुस्लिम आपका जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है, ये उसी को बिल्कुल फॉलो करते थे। लेकिन जैसे जैसे इनका टाइम निकलता गया ना, एज आपकी बढ़ती गई, तो ये आपके स्केप्टिक हो गए थे, संदेहवादी। संदेहवादी का मीनिंग क्या है, धर्म के अंदर जो भी कोई चीजें लिखी हुई थी ना, ये उनके बारे में पूछना शुरू कर दिया, ये जो लिखी है इसका क्या मतलब है, ये क्यों लिखी है, इसका क्या मीनिंग है। तो आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता गया, तो ये आपने खुद भी देखा होगा कि उम्र जब बढ़ती जाती है, तो आपकी जो क्यूरियोसिटी है, तो इनके धर्म के प्रति ये आपकी एक स्पेशली क्यूरियोसिटी थी। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो फतेहपुर सीकरी का इनका जो आपका महल था, वहां पर इन्होंने इबादत खाना बनवा रखा था, और इबादत खाना को बोलते हैं हाउस ऑफ वर्शिप। और इस रीजन के अंदर ये क्या करते थे, सभी धर्म के आपके, चाहे वो पंडित हो या फिर इनके धर्म के जो आपके मौलवी हो, आपके भिक्षु हो, आपकी ये जैन धर्म से, उसके बाद जैन धर्म के जो मोंग हो गए, भिक्षु आपके बुद्ध धर्म से हो गए, उसके बाद कैथोलिक क्लर्गी हो गए, पोर्टुगीज हो गए। तो देखो सभी धर्म को ये क्या करते थे, बुलाते थे और अपनी रिलीजियस पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते थे। अब इसकी वजह से जो आपके मौलवी थे ना, जो आपके मुस्लिम मौलवी थे, वो आपके क्या करते थे, इस चीज को नापसंद करते थे। और वो ये बोलते थे कि मतलब कि पॉलिटिकल मैटर में है ना, इनका जो या आपके जो मौलवी हैं, इनका इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। याद करो, आपके प्रोफेट मोहम्मद की जिस टाइम पे डेथ हुई थी, तो आपके 4 खलीफा बनाए गए थे, खलीफेट। तो उन 4 खलीफेट को पहले तो क्या बोला गया था कि ये आपके पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर हैं। आपके पॉलिटिकल भी यही हैं, रिलीजियस भी यही हैं। ये जिस रीजन के ऊपर बोलेंगे आपको वहीं पर हमला करना है, ये जिस रीजन के ऊपर नहीं बोलेंगे वहां पर हमला नहीं करना है। लेकिन आगे चलते चलते जैसे आपका टाइम निकल गया, तो इनको सिर्फ और सिर्फ आपका रिलीजियस लीडर मान लिया गया था। लेकिन आपके जो अकबर हैं, वो क्या करते थे, जब ये मुस्लिम है ना, ये किसी भी पॉलिटिकल मैटर में वो इन्वॉल्व होते थे, तो उसको ये मना कर देते थे। और आगे आगे चल के तो इन्होंने क्या किया, उनका जो रिलीजियस मैटर के अंदर भी है ना, वो जो इंटरफेयर करते थे, उसको भी बंद कर दिया। उसको बंद करने की वजह से अब क्या हुआ, अकबर क्या बोलता था कि अगर धर्म के बारे में भी कोई चीज है, तो आप मौलवी से नहीं पूछोगे, आप मेरे से पूछोगे, और मैं अगर उसको सही बताऊंगा तो ही आप वो मुस्लिम धर्म के अंदर सही मानोगे, नहीं तो आप उसको नहीं मानोगे। जिसकी वजह से कुछ जो मुस्लिम आपके मौलवी हैं, वो इसके खिलाफ हो गए थे अकबर के, और उन्होंने इनके खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया था। और फतवा आपको पता ही है क्या होता है, मुस्लिम मौलवी आपके वो रिलीज कर सकते हैं कि अकबर है वो आपका मुस्लिम धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, जो भी है ये गद्दार है, जो भी है वो आपका पता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये कहानी आपकी, इसको पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। अब उसके बाद इन्होंने 1982 के अंदर अपना खुद का एक नया रिलीजन निकाला,
और उसको इन्होंने नाम दिया दीन इलाही, या उसको बोल दिया डिवाइन ऑफ फेथ इन वन गॉड। ये आपके एक भगवान के ऊपर बिलीव करते थे। ये जो जात है जो आपकी अलग अलग हैं उनके अंदर ये बिलीव नहीं करते थे, ये सिर्फ ये बोलते थे कि आपका भगवान है वो सिर्फ एक ही है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस धर्म के अंदर दीन इलाही के अंदर जितने भी धर्म है उन सभी के गुड पॉइंट जो इसको लगे वो इन्होंने ऐड कर दिए, और कोशिश की कि आपके जितने भी रिलीजन के अंदर जो गैप बना हुआ है ना उसको मैं फिल कर दूं। और इन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड भाईचारे को इन्होंने बढ़ाया, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड को इन्होंने क्या बोला, सुलह कुल, कि सभी जो आपके कुल हैं उनके बीच में सुलह हो जाए। बट इसको मतलब कि ठीक है, इनका जो ये धर्म है ज्यादा आपका चल नहीं पाया, इसको सिर्फ 19 ही फॉलोवर मिले, और मोस्टली आपके क्या थे, वो कोर्ट के मेंबर थे। तो कोर्ट के अंदर तो वही जो नौकरी कर रहे हैं राजा के लिए, तो उनको तो वो धर्म अपनाना ही पड़ेगा, आप समझ सकते हो इसको। अब उसके बाद अगर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि एम्परर आपका क्या होगा, सुप्रीम हेड होता है, सबसे ज्यादा बड़ा वही होगा। उसके अंडर में आपका वजीर होता है, वजीर आपका क्या करता है, रूलर और जितना भी आगे आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन दोनों के बीच में लिंक का काम करता है। अगर इनको कोई दिक्कत होगी तो ये क्या करेंगे, रूलर के पास जाना चाहते हैं तो वजीर के थ्रू जाएंगे, और वजीर आपका क्या करता है, इनको कंट्रोल करता है एज ए एम्परर के तौर पे। तो दोनों के बीच में जो कनेक्शन लिंक है वो आपका कौन करता है, वजीर करता है। मीर बख्शी आपका क्या है, मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड है। मीर समन आपका जो रॉयल हाउस होल्ड है या फिर आपकी जो वर्कशॉप है, कारखाने जिसको हम बोलते हैं, तो उनका जो इंचार्ज है उसको मीर सामान बोला गया है। सामान और आपका हाउस होल्ड समझ सकते हो उससे। उसके बाद आपका चीफ काजी है, ये इसको हम जुडिशियल डिपार्टमेंट का जो हेड है वो बोलते हैं। और मुतासिब है, इसको ये बोला गया है कि जो आपकी जितने भी मोरलिटी वाले जो कंसेप्ट है ना, जैसे आपको ईमानदारी दिखानी चाहिए, सच्चाई से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो जो आपकी ह्यूमन वैल्यूज हैं उनके ऊपर उनकी ऑब्जर्वेंस के लिए आपके जो राज्य के अंदर जितने भी जो आपके वेट एंड मेजर्स हैं वो बिल्कुल सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो अगर आपको जोधा अकबर मूवी का एक सीन याद आ रहा होगा, तो अकबर क्या करते हैं, भेष बदल के खुद आपकी मार्केट के अंदर चले जाते थे, ये देखने के लिए कि वहां पर जो मार्केट के अंदर जितना भी जो आपका अनाज है या जो बाकी जो प्रोडक्ट हैं आम जनता के लिए, उनको सही दाम पे बेचा जा रहा है नहीं जा रहा है। जो आपका वेट एंड मेजर्स हैं, अब आपने देखा होगा कई बार तोलते हुए उसके अंदर गड़बड़ कर देते हैं, तो वो सारी चीजें क्या करते थे, चेक करते थे। और चेक करने के लिए उन्होंने एक मतलब की स्पेशल पोस्ट लगाई हुई थी, और उस पोस्ट का नाम था आपका मुतासिब। अब उसके बाद हम बात करते हैं मनसबदारी सिस्टम, तो ये आपका पहले से ही चलता आ रहा है। जो आपका तुगलक पीरियड था उस टाइम पे भी था, बट तुगलक टाइम पे आपको मैंने उस टाइम पे क्या बताया था कि वहां पर जो आपका जो मनसबदार होते थे उनको क्या होता था, जमीन दे दी जाती थी कि ये जमीन का टुकड़ा आपका है, इससे जितना भी आप टैक्स ले सकते हो वो आप ले सकते हो। लेकिन अकबर ने क्या किया, जमीन ना देके उनको क्या किया, सैलरी देनी स्टार्ट कर दी थी। तो ये आप देख सकते हो कि वहां पर उनको क्या है, सैलरी मिलती थी। ठीक है, तो ये मनसबदार का मीनिंग क्या है, सिविल और मिलिट्री ड्यूटी होती थी इनकी। सिविल के अंदर जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना, और वहां पर जितने भी मिलिट्री जो आपकी हैं वो सारी की सारी ड्यूटी करते थे। और यहाँ पर क्या था, आपकी जो रैंक है वो मनसब बना दी गई थी, और इन मनसब को क्या करते थे, इनकी रैंकिंग होती थी। रैंकिंग का मीनिंग क्या है, कोई मनसब है जिसको 10 रैंकिंग मिली हुई है, कोई मनसब है जिसको 500 मिली हुई है, कोई मनसब है जिसको 1000 मिली हुई है, और मैक्सिमम इसकी रैंकिंग होती थी 5000 तक। तो जिसकी ज्यादा जितनी रैंक बढ़ती जाएगी वो, इसका मीनिंग क्या है, वो उतना ही बड़ा मनसबदार है, उसके पास उतना ही ज्यादा उसकी सैलरी होगी, उतना ही हाईएस्ट ऑफिसर होगा वो अपने रैंक वाइज। तो आज के दिन जैसे आपने देखा होगा एएसआई होता है, फिर एसआई होता है, फिर डीएसपी होता है, फिर एसपी होता है, तो वो जो आपकी पुलिस के अंदर जैसे हम देखते हैं, तो वैसे ही इन्होंने क्या था, मनसब। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मनसब के बारे में है ना, तो अगर मनसब का आपका क्या है, इनको प्रमोट करना होता था या इनको डिमोट करना होता था इनकी पोजीशन से, इनके जो आपके मनसब है, सपोज करो किसी के 1000 हैं, 1000 से घटा के उसको 700 करना चाहते हैं, या उनका जो ट्रांसफर करना होता था, वो सारा काम सिर्फ और सिर्फ आपके राजा कर सकते थे। राजा के अलावा किसी के हाथ में ये पावर नहीं थी कि वो उन मनसब की पोस्ट को चेंज कर दे। ठीक है, तो इनको मतलब कि जट का मीनिंग क्या है, जो इनको ये आपकी सैलरी मिलती थी और इनको जो स्टेटस दिया गया था उसको बोलते हैं जट। और शावर का मीनिंग होता है जो आपके हॉर्समैन हैं, जो आपके मेंटेन करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आपका यूपीएससी में पूछा गया है कि सावर वर्ड है उसका क्या मीनिंग होता है, तो ये 4 ऑप्शन दे दिए थे आपका। तो सावर का मीनिंग है आपका हॉर्समैन टू बी मेंटेन। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी मनसब की पोस्ट है ये आपकी ट्रांसफरेबल होती थी। देखो ये बोला गया है ना, यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता था सिर्फ एम्परर, जो आपके राजा हैं, लेकिन ये नॉन हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी का मीनिंग क्या होता है, पहले आपका सपोज करो कोई एक मनसबदार है, उसका बेटा है, फिर वो मनसबदार बन जाएगा, उसका बेटा है, फिर वो मनसबदार बन जाएगा, फिर उसका बेटा। तो ये तो हो गया आपका हेरिडेटरी। और नॉन हेरिडेटरी का मीनिंग क्या है, अगर मनसबदार का बेटा आपका एफिशिएंट होगा तो ही उसको मनसबदार बनाया जाएगा, नहीं तो उसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा है, हम उसको भी मनसबदार बना सकते हैं। और ये आप देख ही सकते हो कि सैलरी है वो इनको कैश में दी जाती थी,
लैंड नहीं दी जाती थी इनको, जागीर है वो इनको नहीं दी जाती थी। और उसके बाद इसके साथ साथ इन्होंने एक और पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना रखा था। जैसे आपके मनसबदार आपके रूल करते हैं ना, तो इनके साथ ही था आपका सूबेदार। तो सूबेदार का काम भी क्या होता था, सेम यही होता था। और वो आपकी जो भी किसानों के अंदर कोई हेरासमेंट तो नहीं हो रही है, उनको कोई परेशानी तो नहीं है, उस चीज को भी चेक करते थे और आपके लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करते थे। तो दोनों के दोनों आपके क्या हैं, पैरेलल में यहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लैंड रिवेन्यू फॉर्म, तो इसके लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी है राजा टोडरमल। जब भी आपको लैंड रिवेन्यू से रिलेटेड कोई भी सिस्टम आता है, रिफॉर्म आता है, तो उसके लिए राजा टोडरमल। और ये यहीं से नहीं है, आप याद करो शेरशाह सूरी जो आपके 1540 से लेके 55 तक जो आपके रूल के अंदर आए थे, 15 साल का जो इनका बीच का जो टाइम पीरियड था, हुमायूं को जिन्होंने हरा दिया था, तो उस टाइम पे भी आपके क्या थे, राजा टोडरमल ही होते थे। तो इन्हीं टोडरमल ने क्या किया, दसाला सिस्टम अप्लाई किया। दसाला का मीनिंग क्या है, कोई भी जो आपकी लैंड है उसको पिछले 10 साल का उसका स्टेटस देखा जाएगा कि उसके अंदर कितनी उपज पैदा हो रही है, और उस उपज के दौरान ही आपकी जो एवरेज यील्ड जितनी आएगी ना उसकी 10 साल की, आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये अभी सेम वही है, ये जमीन को जांचते थे, जांचने के बाद ये बता दिया भाई कौन सी जो जमीन है वो आपकी साल में 1 बार बोई जा सकती है, कौन सी जो जमीन है जो आपकी साल में 2 बार बोई जाती है, कौन सी जो जमीन है उसको 3 या 4 बार बोया जा सकता है। और बंजर जमीन का मीनिंग क्या है, जिसको सिर्फ 5 साल में 1 बार ही बोया जाता है। तो जो पोलज है इसके ऊपर ज्यादा टैक्स होता था, परोती के ऊपर थोड़ा सा कम होता था, चाचर के ऊपर उससे भी ज्यादा कम होता था, और बंजर के ऊपर तो सबसे ज्यादा कम होता था, क्योंकि इनके ऊपर जो एवरेज यील्ड है इनकी 10 साल के थ्रू निकाल लिया जाता था कितनी है, तो वहां से वो डिफाइन कर दिया जाता था। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो टैक्स था वो था आपका 1/3, और ये हमेशा आपका क्या होता था, कैश में आपका दिया जाता था। तो ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा आपके जो इलाही बीघा, बीघा का मीनिंग क्या है, जो बीघा वर्ड आता है बीघा निकल के, तो ये आपका इन्होंने ही दिया था, टोडरमल ने ही। तो मेजरमेंट करके उन्होंने बताया। फिर ये मतलब ये देखते थे कि पर बीघा आपकी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके ऊपर वो टैक्स लगाते थे। तो ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ, आप अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो एक बार पढ़ के देखो, आपको वो समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मुगल दरबार के अंदर इसके 9 नवरत्न थे। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, पहले हैं बीरबल, दूसरे हैं फैजी, तीसरे हैं मानसिंह, तानसेन, हकीम हुकुम, राजा टोडरमल, अहीर खानखाना, अबुल फजल और आपके मुल्ला दो प्याजा। तो यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूं तो जो आपके अबू फजल हैं ये आपके बैरम खान के बेटे हैं। बैरम खान आपको पता ही था, आर्मी जनरल, जिन्होंने आपकी पानीपत की 2nd बैटल आपके मुगलों की तरफ से लड़ी थी। अब देखो ये बोला जाता है कि बैरम खान को इन्होंने बोल दिया था 1571 के अंदर कि अब आप रिटायर हो जाओ, जो भी राजकाज है वो अपने आप संभाल लूंगा। तो या तो आप महल के अंदर ही अपना मतलब कि बढ़िया से लाइफ को व्यतीत करो, या फिर आप मक्का चले जाओ। मक्का आपको पता ही है मुस्लिम धर्म के लिए कितना ज्यादा आपका फेमस प्लेस है, क्योंकि ये माना जाता है वहीं से आपकी मुस्लिम धर्म की आपकी ओरिजिनेट हुआ है, वहीं से आपका। तो अब ये क्या है, ये यहाँ से छोड़ के अपनी मक्का चले जाते हैं। तो मक्का जाते हुए क्या होता है, इनको रास्ते में आपके मतलब कि कुछ लोग हैं वो मार देते हैं, और मारने के बाद इनकी जो वाइफ होती है, अब उस वाइफ से अकबर शादी कर लेते हैं। देखो कहाँ, तो एक बार अकबर तो इनको एक बार तो अपने पिता समान मान रहे थे, लेकिन बाद में इनकी वाइफ के साथ खुद शादी कर लेते हैं। और ये चीज बिल्कुल आप अगर अकबर की जो इनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं बोलेंगे, ये आपकी लिखी थी इनके राइटर ने, और ये उन्हीं के बेटे थे। तो अकबर अब इसके फादर बन गए, एक हिसाब से तो इसके भाई थे, लेकिन बाद में इसकी माँ के साथ मतलब की शादी करके, या जो बैरम खान की वाइफ थी उनके साथ शादी करके इसके एज ए फादर बन गए थे। तो आप समझ सकते हो, देखो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये चीजें, मैं नहीं बोलता ये सही है या गलत है, लेकिन जो बट हर एक धर्म का अपना अलग अलग है, और ये चीज आपकी लिखी हुई है। ये देखो आपका जो लिटरेचर आप पढ़ोगे, जो अबू फजल ने लिखी है आपकी अकबरनामा, तो इसके अंदर ये चीज बिल्कुल बताई गई है आपकी प्रॉपरली। तो वहीं से बोल लिया हूं मैं ये चीज, ठीक है। अब उसके बाद दो तो इसकी अकबरनामा लिखी हुई है, तो इसमें तो लाइफ स्टोरी ऑफ अकबर को दिखाया गया है, और ये अबुल फजल ने लिखी है। और उसके बाद ये आपका आईने अकबरी है। आईने अकबरी के अंदर इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन सोसाइटी कैसी होती थी, वहां की ज्योग्राफी कैसी थी, तो उन चीजों के बारे में ये 3rd में लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी जो बाबरनामा है, बाबरनामा आपको पता ही होगी, बाबर की जो लाइफ के रिलेटेड लिखी गई थी, वो वाली बुक आपकी यहाँ पर पर्शियन में ट्रांसलेट कर दी गई थी। उसके बाद आपकी जो महाभारत है और रामायण है, ये दोनों भी आपकी क्या हुई थी, पर्शियन में ये आपकी ट्रांसलेट कर दी गई थी। अब उसके बाद जो तुलसीदास है वो भी इनके कॉन्टेम्परेरी थे। कॉन्टेम्परेरी का मीनिंग क्या होता है, समकालीन। समकालीन का मतलब क्या है, जिस टाइम पे आपके अकबर रूल करते थे, आपके तुलसीदास भी वहीं पर रूल करते थे। और तुलसीदास ने आपको पता ही है रामायण लिखी थी, और आपकी रामायण लिखने के बाद ये बोला जाता है ये राम के बहुत ही ज्यादा बड़े भगत थे। तो अकबर ने क्या किया, एक बार तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया, और दरबार में बुला के बताया कि आप एक मन लगे हमारे को कुछ बढ़िया सी चीजें सुनाओ रामायण के बारे में। लेकिन तुलसीदास था वो बोला मतलब कि मैं ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता, मैं ना तो वो सुनाऊंगा,
कोई ये बोलता है कि आप कोई जादू करके दिखाओ, मतलब ये बोला जाता है तुलसीदास वो बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी थे, तो वो मतलब कि अपनी पावर से कुछ कर देते थे। लेकिन उन्होंने जब वहां पे मना कर दिया तो अकबर ने इनको क्या किया, वहां पे जेल में बंद कर दिया। अब जिस टाइम पे जेल में बंद थे ना, अकबर की जेल में बंद थे, तो वहां पर इन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। हनुमान चालीसा अगर कोई हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसको जरूर पता होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो आपकी जो हनुमान चालीसा है वो आपकी तुलसीदास ने जेल में लिखी थी, जब अकबर ने उसको जेल में बंद कर रखा था। और ये बोला जाता है कि उन्होंने जब इसका 100 बार पाठ किया, तो लास्ट वाली जो लाइन है, 7 बार पाठ करे कोई तो छूटे बंदी महासुख होई, तो इन्होंने 100 बार पाठ करने के बाद जितने भी आपके बंदर थे ना वहां पे, उन्होंने आके आगरा की जो फतेहपुर सीकरी का वो जो महल है उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो अकबर ने देखा है क्यों अटैक कर रहे हैं, फिर उन्होंने पता चला कि जो आपके तुलसीदास हैं वो हनुमान चालीसा को बार बार मतलब कि पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने एक तो उससे हनुमान चालीसा का पढ़ना बंद करवाया और उनको जेल से निकाल के वहां पे फ्री कर दिया था। और ये एक सिर्फ स्टोरी मानी जाती है, कुछ इसको सही मानते हैं, कुछ गलत मानते हैं। अगर आप उसके अंदर बिलीव करते हो तो आप मान सकते हो, लेकिन इसके लिए कोई रिटर्न प्रूफ आज के दिन नहीं है। बट हाँ, इतना बोला जाता है कि वहां पर किया था और ऐसे बंदरों ने अटैक कर दिया था, फिर अकबर को उसको छोड़ना पड़ा था। तो पता होना चाहिए था आपको इसके बारे में। फिर उसके बाद जो आपके तानसेन है वो भी इन्हीं के टाइम पे थे, और तानसेन के टाइम पे तो ये बोला जाता है कि इन्होंने बहुत से ऐसे राग लिखे, और इनके जो राग मल्हार है और राग दीपक है, तो ये बोला जाता है कि जब ये मल्हार राग को गाते थे तो आपकी बारिश होनी स्टार्ट हो जाती थी, और दीपक राग को जब गाते थे तो आपकी आग बरसनी स्टार्ट हो जाती थी। तो इनके रागों में इतनी ज्यादा पावर बताई जाती है, जरूरी आपने सुना भी होगा इनका नाम पहले से ही, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की, तो इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी फतेहपुर सीकरी में। अब ये फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है, आगरा के पास में ये, बिल्कुल जो आपका आगरा है यूपी के अंदर उसके पास में ही, और आगरा के अंदर आपको पता ही है ताजमहल आपका बना हुआ है, तो उसके पास में ये आपका। तो वहां पर इन्होंने क्या किया, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर अपना महल बनवाया, और फतेहपुर सीकरी का जो आपका एंट्री गेट है बुलंद दरवाजा, याद करो गुजरात को जीत के आया था, तो वहां पे उन्होंने वो बुलंद दरवाजा बना रखा है एंट्री गेट, और उसके अंदर इन्होंने बहुत सी जो गुजराती और बंगाली स्टाइल की जो बिल्डिंग है ना, आपको वो स्टाइल भी देखने को मिलेगी तो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब उसके अंदर देखो इंपोर्टेंट बिल्डिंग कौन कौन सी है फतेहपुर सीकरी के अंदर, आपका जोधा महल, जोधा महल के बाद आपका जहांगीर महल, उसके बाद आपका पंचमहल। ये देखो पंचमहल तो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इसके अंदर 5 मंजिल है, ये आपकी पहली मंजिल होगी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं, तो पंचमहल इसको बोला गया है 5 मंजिलों के साथ। उसके बाद इन्होंने आगरा फोर्ट बनवाया, बुलंद दरवाजा ये मैंने बताई दिया आपको, लार्जेस्ट गेटवे ऑफ इंडिया ये आपका सबसे बड़ा दरवाजा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हुमायूं टॉम को पूरा करवाया। अब हुमायूं आपको पता ही है इनके फादर थे, कुछ तो बोलते हैं, देखो अकबर का ही नाम आएगा वैसे तो, कि इनकी जो माँ थी आपकी हमीदा बानो बेगम, उन्होंने इसको बनाया, और ये प्रीकर्सर ऑफ ताजमहल है। ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि दोनों की स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है आपकी। लाहौर के अंदर इन्होंने फोर्ट बनवाया, इलाहाबाद के अंदर फोर्ट बनवाया, और अकबर की टॉम को भी पूरा किया इन्होंने। ये देखो अकबर ने जीते जी अपनी टॉम बनवा ली थी, अपनी जो समाधि है, समाधि बोलो या इनकी जो कब्र बोलो, तो वो देखो ये अकबर टॉम है ये, ठीक है। इसको पूरा नहीं कर पाए थे, फाइनली इनको जो पूरा है वो इनके बेटे जहांगीर ने करवाया था, लेकिन अकबर ने अपना जो टॉम है उसको बनाने का काम है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। ये आपका आगरा फोर्ट है, अगर आप देखना चाहते हो तो ये सारी आपकी स्टोरी है, देख सकते हो। बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई है, और ये कुछ पेंटिंग है तो आप इनको देख सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बस इतना ही था आपका पेंटिंग के बाद, आप देख सकते हो। तो चीजें अगर आपको पसंद आती हैं तो आप चीजों को लाइक कर सकते हो, चीजों को शेयर करो, और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो। पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।